नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। विभीसीएन IGN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्पेशल सर्वे कार्य के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बने उसका मुख्यालय और जिलाधिकारी के स्तर पर मॉनिटरिंग करवाया जाए ताकि उसमें कोई भी त्रुटि न रहे। साथ ही नीतीश कुमार ने भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए होने वाले आधिकारिक बैठकों में नई तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य और विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2006 से वह लगातार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भूमि से जुड़े हुए मामले लगातार आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने विचार विमर्श कर कानून बनाया कि भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि ज्यादातर आपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के कारण होती हैं, इसलिए स्पेशल सर्वे कार्य पूरा हो जाने से भूमि विवाद में कमी आएगी। बिहार में चारों तरफ अमन, चैन और शांति है। पुलिस निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा कर रही है, यह दावा है नीतीश सरकार का। मगर इस दावे को रामपुर थाने की पुलिस तार तार कर रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री लगातार यह दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ ना किसी को फंसाया जाता है और ना किसी को बचाया जाता है। मगर यह दावा तभी तक फिट बैठता है जब सामने VIP हो। जी हां, गया के एक बोरवेल व्यवसायकर्ता सुरेंद्र यादव को रामपुर पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी निर्मम और निर्दयी रूप से की गई जैसे वह कोई प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख हो और पुलिस उससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अहम जानकारी हासिल करना चाहती हो। जी हां, रामपुर थाने की पुलिस का यह चेहरा सामने देखने को मिला है जब एक भूमि विवाद में नगर आयुक्त गया नगर निगम से निर्गत आदेश को तामीला कराने के लिए सुरेंद्र यादव के घर पहुंची पुलिस ने आदेश रिसीव करने को कहा, मगर आदेश में मकान संख्या गलत होने के सवाल पर सुरेंद्र यादव ने आवेदन लेने से मना कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य तुरंत बंद करवा दिया और पुलिस को बताया कि यह आदेश हमारे मकान से संबंधित नहीं है, हम इसे रिसीव नहीं कर सकते। इसके बाद क्या था, रामपुर थाने की पुलिस ने अपना आपा खो दिया और सुरेंद्र यादव के सहित उनके पुत्र को सरेआम मारपीट करते हुए थाने ले आई, जहां उसे अलग कमरे में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि काफी मिन्नत और गिड़गिड़ाने के बाद एक मोटी रकम के बाद उन्हें थाने से घर वापस आने की इजाजत मिली, लेकिन सुरेंद्र यादव घर आने की स्थिति में नहीं थे, जिसके बाद सुरेंद्र यादव को गया के नोहरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आज भी इलाजरत हैं। सुरेंद्र यादव मीडिया से बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहा तो कोई भी व्यवसायकर्ता बिहार में नहीं रहेगा। यहाँ के लोग अपराधियों से ज्यादा थाने से भय खाते हैं। सुरेंद्र यादव ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह बिहार के सभी अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के दरवाजे को खटखटाएंगे और अपने दरवाजे पर न्याय मिलने तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बहरहाल मामला जो भी रहा हो, इस निर्दयता से किसी को भी पिटाई करने का अधिकार पुलिस को किस भारतीय दंड संहिता के तहत मिलता है, यह तो पुलिस ही बता पाएगी। मगर अब देखना यह होगा कि सुरेंद्र यादव की पत्नी अपने पति के इलाज कराएगी या न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटाएगी। हम आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव की पत्नी इस मामले के बाद गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने जांच उपरांत कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आदेश आप काम नहीं बोलिए, हमारे का आप फिजिकल नहीं हो सकते हैं। सुनिए, जबरदस्ती मत करिए। सुनिए, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? चलो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुनिए, क्या कर रहे हैं? आप मार क्यों रहे हैं? आप मार क्यों रहे हैं? सुनिए, आप मार रहे हैं। आपके सामने आप बेटा को मार दीजिए। क्या मार दिया? आप मारे। आप मारे क्यों? सुनिए, आप मारे क्यों? क्या मारा? आप मारे। आप मारे हैं। आप हाथ लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गुनाहगारी करते हैं। आप मैडम ने गुनाहगारी कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। चलो थप्पड़ आप मार रहे हैं, गुनाहगारी कर रहे हैं। मेरे साथ घटना घटी कि मैं अपने मकान में ईंट जुड़ाई का काम करवा रहा था राजमिस्त्री और मजदूरों से। ये तकरीबन 12 बजे की घटना है दिन की और 30/10/2021 की घटना है। मैं बैठा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पर और काम चल रही थी। इसी बीच में जो है मैंने देखा कि SI श्री राजेश कुमार रामपुर थाना और उनके साथ 3 और कांस्टेबल 4 की संख्या में ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आए। आते के साथ इन्होंने पूछा कि अरे ये किसका मकान है, अरे ये किसका मकान है। मैंने जवाब दिया कि सर ये मेरा मकान है।
फिर दूसरा बात उन्होंने पूछा कि काम तुरंत बंद कराइए। हमने तुरंत मिस्त्री और मजदूर को बोला कि काम बंद कर दो बाबू। काम बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी मुझे पढ़ने के लिए दिया। मैं हाथ में जैसे ही वो चिट्ठी को लिया, वैसे ही जो है मेरे पुत्र, बड़े पुत्र रवि कुमार जो है, इनकी अभद्र भाषा को सुनते हुए अपने घर से ही वीडियो फुटेज बनाते हुए मेरे पास आ गए। अब वीडियो का फुटेज वो बनते देख ही जो है इतना भड़क गया कि एक चटाका बहुत जोर से उनको मार दिया। इसके बाद संतरी जो थे आर्ची और एसआई राजेश कुमार, दोनों ने मोबाइल मेरे पुत्र को छीनने का भरपूर प्रयास किया, जो मोबाइल का फुटेज में स्पष्ट दिख भी रहा है। इसके बाद मेरे पुत्र जो है भाग गए, वहाँ पर से भाग के छत्ता पर चले गए, छत्ता पर से वीडियो बनाने लगे। इसी बीच में फिर हम जो है उनसे पूछते रह गए कि मेरा कसूर क्या है कि आप जो है आकर के इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, आप मेरा गलती बताइए। लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं। फिर ऊपर जो है वीडियो बनते देख करके फिर भड़क जाते हैं पूरी तरह से। अब भड़कने के बाद तुरंत देर ना करते हुए मुझे जो है धक्का देते हुए कहते हैं कि चलो थाना। और मैं जो है चुपचाप उनके साथ आता हूँ। और जैसे ही गाड़ी मेरी दरवाज़ा से आशा सिन्हा मोड़ पर जाती है, 2 कांस्टेबल और एक राजेश कुमार एसआई थाना रामपुर थाना के इतना मारने लगते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एकदम मन मेरा छछन गया उस पिटाई से। और फिर मैं शोर मचाने लगा कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, इस तरह से शोर मचाने लगा। तो 6-7 बार शोर मचाने के बाद देखे कि हमको मारना पीटना ये लोग बंद कर दिए। फिर गाड़ी जो है रामपुर थाना में हमको लेके गई और रामपुर थाना के एक कमरा में ले जाके हमको बहुत मारा। मैं जो है आज तक हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। फर्द बयान लेने के लिए मेडिकल थाना आई थी, मेरा इंजरी वगैरह सब लिख ली। लेकिन लिखने के बाद जैसी मैं फर्द बयान जो है रामपुर थाना के स्टाफ के बारे में बोलने लगा, वो अपना कागज़ पत्र सब समेट के भाग गए और बोले कि नहीं, रामपुर थाना के खिलाफ हम फर्द बयान नहीं लेंगे। फिर जो है आज तक किसी ने फर्द बयान लेने नहीं आए हैं। एक कागज़ जो दिए थे वो तो पढ़े भी नहीं और ले करके चले भी गए। हम पढ़ भी नहीं सके और लेके चले भी गए। लेकिन वो फिर दूसरा दिन ले करके आए वो पेपर। फिर उसको मैं पढ़ा तो देखा कि उसमें नाम मेरा था लेकिन मकान संख्या हमारा नहीं था। मैं उस लेटर के पीछे बैक साइड में लिख दिया, थाना अध्यक्ष महोदय रामपुर, यह पत्र में मकान संख्या हमारा नहीं दर्शाया हुआ है, दूसरे मकान का है इसमें संख्या। कृपया इसे जो है उचित स्थान, उचित मकान पर देने का कृपा करें। जी, रामपुर थाना केस नहीं ले रही है, मेडिकल थाना केस नहीं ले रही है। इसके लिए मेरी पत्नी जो है प्रत्येक दिन जा रही है एसएसपी महोदय के पास। एकाध बार मिले, आश्वासन दिए कि हाँ आपका कार्रवाई आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कुछ। हम मांग ये करेंगे कि इस तरह का गुंडागर्दी जो है पुलिस के द्वारा एक आम पब्लिक को किया जाए, एक व्यापारी को किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग गया बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में चल जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाऊंगा, मैं अपने घर के सामने आमरण अनशन भी करूंगा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं जो है शांत से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरा जिंदगी समाप्त क्यों न हो जाए। गया में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुई। इस मौके पर सुबह से ही खरीदारी का नजारा बाजारों में देखने को मिल रहा था। सुबह से ही लोग लक्ष्मी गणेश पूजन की सामग्री व पटाखे की खरीदारी करने लगे। इस मौके पर गया को दुल्हन की तरह सजाया गया था। खासकर दीपावली में बच्चों को काफी खुश देखा गया। हर तरफ बच्चे ग्रीन पटाखे छोड़ने का आनंद भी ले रहे थे। शहर के बड़की डेल्हा क्षेत्र में भी बच्चों ने अपने घर के छत के ऊपर ही अपने बड़ों के सामने ग्रीन पटाखा जलाकर पर्व को मनाया।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण केदारनाथ मंदिर परिसर से बोधगया मठ में भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में देखा गया। जैसा कि ज्ञात हो कि 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में भयानक त्रासदी से भारी तबाही मचाई गई थी, जिसमें आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। जिसके बाद आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के नवनिर्माण कराकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। अनेकों विकास कार्यों का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण भी किया। आदि शंकराचार्य भारत के केरल राज्य में पैदा होकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए चार धाम के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की स्थापना की। चार धाम स्थापना के क्रम में पूरे देश के भ्रमण करते हुए वह बोधगया भी पहुंचे थे। पूरे देश में 87 स्थानों पर आदि शंकराचार्य का प्रवास हुआ था। उन 87 स्थानों पर मठ और मंदिरों में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा। हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब हम केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था। कैसे 2500 साल पहले वैसे आदिशंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे और आप समझे यहाँ पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदिशंकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो सांस्कृतिक शक्ति होती है, हर मंत्र का एक अलग भाव होता है, एक नई चेतना होती है जो मनुष्य मात्र को एक नई ऊर्जा से भर देती है। प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया था कि 8-10 दिन पहले इस कार्यक्रम के पहली बार जब हम केदारनाथ में आए थे तो महादेव जी के दर्शन का अवसर मिला था। कैसे 2500 साल पहले वैसे आदिशंकर इस जगह पे पहुंचे होंगे और आप समझे यहाँ पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदिशंकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो सांस्कृतिक तो दोनों तरफ से जो बाढ़ है वो डाइवर्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें 22 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task because geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. भगवान केदारनाथ के चरणों में, आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के महापर्व से छठ पूजा अनेक पर्व आ रहे हैं, अनेक पर्वों के लिए अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए। गया में बुधवार शाम अगवा किए गए रिटायर्ड फौजी के बेटे मोहित की सकुशल बरामदगी हो गई। पुलिस दबिश पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में अपहरणकर्ता उसे 40 घंटे बाद यानी शुक्रवार दोपहर बंधुआ रेल गुमटी के पास छोड़कर भाग गए। एसपी संजय भारती ने बताया कि बच्चे की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की बड़ी सफलता है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गौरतलब हो कि रसलपुर निवासी रिटायर्ड फौजी वाल्मीकि सिंह के 7 वर्षीय बेटे मोहित का अपहरण हुआ था। वह बुधवार शाम सूरज पोखरा पर छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी बीच 4 पहिए गाड़ी से कुछ लोग वहां पहुंचे और अपहरणकर्ता उसे मौके से लेकर फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने छोड़ने के बदले में 25 लाख की फिरौती भी मांगी थी। एसपी ने बताया कि बच्चे की बरामदगी हो गई है। लड़का अभी तुरंत बरामद किया गया है, इसलिए कागजी कार्रवाई के बाद ही पूरी डिटेल लोगों के समझ रखी जाएगी। गुरवा कारमाइन मुख्य सड़क के नारियाही गांव के निकट खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर खाना खाने के लिए गया था। तभी ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी। गांव वालों ने हल्ला किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन करके सूचना दी गई। तब जाकर कहीं फायर ब्रिगेड के आधा घंटे के आने के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जिस ट्रक में आग लगी थी उस ट्रक में धागा भरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर पंकज कुमार ने बताया कि वह गुजरात से धागा लेकर कलकत्ता जा रहा था।
एक तरफ जहां बिहार के 4 जिलों में पटाखा बिक्री और फोड़ने पर बैन है, तो वहीं जिला प्रशासन पर भी इस पर अमल करने के लिए पाबंदी आयद है। लेकिन गया शहर के अति व्यस्तम सड़क मार्ग सोराजपुरी रोड के किनारे कचरे से निकल रहे धुएं से ऐसा लग रहा है कि वायु प्रदूषण इससे नहीं होता है। यहाँ की जिला प्रशासन भी इसको लेकर मूकदर्शक बनी हुई है। सोराजपुरी रोड स्थित केएल गुप्ता के निकट कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहाँ किसी ने कचरे में आग लगा दी। आग लगने के कारण जहरीली धुआं निकल रहा है, जिससे वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ ही जितने भी आमजन और राहगीर वहां से गुजर रहे हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गया के गुरारू प्रखंड के घटेरा पंचायत के असनी गांव में शुक्रवार के दिन ट्रेड यूनियन के मगध प्रमंडल के नेता दिवंगत मोती यादव के 7वें पुण्यतिथि के मौके पर उनके स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गुरुवा विधायक विनय कुमार यादव और शेरघाटी के राजद विधायक मंजू अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि मोती यादव अपनी पूरी जिंदगी मूलभूत अधिकार के लिए आंदोलन करते रहते थे। आज हम लोगों को अपने अधिकार के प्रति आंदोलन को जीवंत रखने की जरूरत है। वहीं अतरी के पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव एवं गुरुवा के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि मोती यादव एक साहसी और संघर्षशील व्यक्ति थे। से काज करके आते थे तो 4-5 बजे निश्चित ही हम लोग के दुकान पर बैठने का काम करते थे, और इनका जो निष्ठा से और ईमानदारी पूर्वक जो इन्होंने काम किए, वास्तव में ये सच्चाई है कि आज के डेट में ईमानदारों को पूजा नहीं किया जाता है। लोग भ्रष्टाचार घूसखोर ऑफिसर खोजते हैं, और जब भी इनको जहाँ पर भी बदली होती थी तो 3 महीने में 4 महीने में इनको इस पंचायत से उस पंचायत किया जाता था। और ये बहुत ही ईमानदार पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत को जहाँ भी इनको मिला निर्वहन करने का काम करते थे, और ये किन्हीं के दबाव में नहीं रहते थे, चाहे वो पदाधिकारी हो, मुखिया हो। ये ईमानदारी पूर्वक जो इनका काम था वो अपना काम करते थे। अपने यूनियनों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़े, आप लोगों ने पर्चा में देखे होंगे। इन्होंने जेल जाने का भी काम किए, सड़क से लेके जेल तक यात्रा का इन्होंने आज इनका अति था। तो इन्होंने पटना में जाकर धरना प्रदर्शन करने का काम किए। जहां भी इनको दायित्व मिला, जब वहां पे इनको सचिव पद का दायित्व मिला, तो इन्होंने भी अपने यूनियन के लिए, अपने लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम किए। वहां भी इन्होंने संघर्ष करने का काम किए, और संघर्ष का ही देन था कि इन्होंने संघर्ष पूर्वक अपने जो भी कर्मचारियों का। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।